हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हमने कोल्ड वॉर वगैरह के बारे में समझ लिया था, है ना। अब जो है हम अपना ध्यान जो है कहाँ साउथ एशिया में लगाएंगे, हमारी वाले रीजन में। ओके, जो हमारा इंडिया पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। यहाँ पर बांग्लादेश, ये नेपाल हो जाता है, यहाँ भूटान हो जाता है, यहाँ श्रीलंका हो जाता है ना। बाजू में म्यांमार है। तो ये जो है साउथ एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। ओके, इंडिया और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए थे। न्यूक्लियर पावर समझते हैं ना आप। वर्ल्ड में सिर्फ 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, मतलब वो जो है न्यूक्लियर अटैक करने की उनके पास में कैपेसिटी है। ओके, वो अटैक कर सकते हैं। यूएस है, रशिया है, ठीक है। चाइना है, यूके, फ्रांस, ठीक है। इजराइल है, पाकिस्तान, इंडिया, है ना, और नॉर्थ कोरिया। ये जो कंट्रीज हैं इनके पास में न्यूक्लियर पावर्स हैं। ओके, तो ग्लोबल जो पूरे ना अटेंशन सबका जो अटेंशन था इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर आ गया था, क्योंकि इंडिया ने भी जो है 1974 में पहले चेक किया अपना, है ना। ठीक है, ऑपरेशन जो स्माइलिंग बुद्धा था उसके तहत हमारे देश में जो है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए जो टेस्ट किए गए थे, ठीक है। फिर 1998 में जो है इंडिया फुली सक्सेसफुल हो गया। ओके, हम जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए थे ऑपरेशन शक्ति के तहत, ठीक है। और फिर जो है पाकिस्तान के पास में भी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी आ गई थी। हमें इसलिए क्योंकि हम जो देखें चाइना है एक तरफ, हमारे एक तरफ पाकिस्तान था, तो चाइना के पास तो पहले से ही न्यूक्लियर पावर था और चाइना जो है पाकिस्तान को भी हेल्प कर रहा था, तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए होना ज़रूरी था, ठीक है, न्यूक्लियर पावर। तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं इस रीजन में साउथ एशिया में, ठीक है। पहले तो टेररिज्म का पाकिस्तान में रहते ये कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी कई सारे पेंडिंग है। कश्मीर का ही इशू ले लो, है ना। तो पाकिस्तान ने इलीगली जो ऑक्यूपाई करके रखा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं ना हम उस एरिया को। ओके, अक्साई चिन है जो चाइना ने कंट्रोल करके रखा है। हम्म। और हमारे जो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट थे जो हमने सॉल्व किए थे, पर वाटर डिस्प्यूट भी निकल के आता है। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट है हमारा बांग्लादेश के साथ में। ओके, और जो है क्या कहते हैं, अम, जो इंडस रिवर थी, इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है, जो इंडिया की वजह से चल रही है ना। 1960 में थी इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दी गई थी, और ब्यास, रवि और सतलज का पानी जो है इंडिया यूटिलाइज कर सकता है। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं, इंसर्जेंसी का भी इश्यू देखने को मिलता है, जो स्टेट के अंदर ही नहीं, जो प्रोटेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा और हमला कर देते हैं हमारी फोर्सेस के ऊपर, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म हमारे देश में देखने को मिलता है ना? जो कि हथियार लेकर के अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं, है ना? एथनिक स्ट्राइक और रिसोर्स शेयरिंग का भी इश्यू निकल के आता है। तो कई सारे पिछड़े इलाके हैं, तो गवर्नमेंट उनकी सुनती नहीं है, तो वो लोग हथियार उठा लेते हैं, है ना? जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन झेल लेता है इंसान, तो फिर वो अगेंस्ट हो जाते हैं हर चीज़ के। तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं साउथ एशिया में। ओके, और जो इसी टाइम पे ना साउथ एशिया के जो लोग हैं वो लोग मानते हैं कि हमारा जो साउथ एशिया रीजन है, वो अच्छे से डेवलप हो सकता है, प्रॉस्पर हो सकता है, अगर जो स्टेट्स हैं ना, वो कोऑपरेट करें। ओके, जैसे कि इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का इश्यू बहुत लंबा चला आ रहा है ना। बांग्लादेश में भी देखो तो वहाँ पर भी जो है अभी इंडिया के अगेंस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के फेवर में थी, उसको हटा दिया गया। ओके, और जो वहाँ पर भी इंडिया के अगेंस्ट जो प्रो चाइनीज़ और प्रो बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइनीज़ सपोर्टर्स निकल के आ रहे हैं ना। और मालदीव्स में भी यही इश्यू देखने को मिला था। तो इंडिया के पड़ोसी देश सारे के सारे उल्टे-सीधे हैं ना। अगर सब लोग कोऑपरेट करें, अच्छे से आगे बढ़ें, तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे यूरोप का हुआ है ना? तो सभी देश साथ में काम करें। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो नेचर है ना कॉन्फ्लिक्ट का, इन कोऑपरेशन जो कंट्रीज़ कर सकती है रीजन में, है ना, साउथ एशिया रीजन में। तो ये जो है कई ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसमें भी घुसा हुई है ये चीज़ें, ठीक है? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी अफ़ेक्ट करते हैं। जैसे अगर देखिए हमारे यहाँ तो फिशरमैन का इश्यू निकल के आता है, ओके, तमिलनाडु साइड। जो कच्चादीपो आइलैंड जो था, तो इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीलंका को दे दिया था, जो आइलैंड हमारा था, ठीक है। अब जो है हमारे फिशरमैन वहां पर अगर रेस्ट भी करते हैं ना, तमिलनाडु से जो जाते हैं फिशरमैन वगैरह जो साउथ इंडिया के, तो कच्चादीपो आइलैंड में जाते हैं, तो वहां की जो श्रीलंका की नेवी है उनको अरेस्ट कर लेती है, उनकी बोट्स वगैरह रख लेती है ना। तो जो डोमेस्टिक जो चीजें रहती है वो भी अफेक्ट करती हैं कि श्रीलंकन तमिलियन पॉपुलेशन रहती है श्रीलंका में, तो उनके हित की बात करना पड़ती है इंडिया को, है ना?
वैसे तो उनके इंटरनल कंट्री का मैटर है, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करती है। ओके, लोकल जो पॉलिटिकल पार्टी है इस मुद्दे को उठाती है। वैसे ही वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है इंटरनेशनल चीज़ों को, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी हम समझेंगे इस चैप्टर में। साउथ एशिया में कौन-कौन आता है, ठीक है? तो आपको पता ही है टेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, है ना? क्रिकेट मैच में कितनी टेंशन हो जाती है ना? सारे वर्ल्ड के लोग जो है इंडिया का और पाकिस्तान का मैच देखते हैं, है ना? और इसमें अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। इंडिया और पाकिस्तान के जो फैन्स होते हैं, वो तो उनके साथ में मतलब उनको रिस्पेक्ट वगैरह सारी चीज़ें दी जाती है, अच्छे से बिहेवियर भी होता है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है क्रिकेट मैच। हमारा जो रीजन है ना साउथ एशिया में, इसमें अच्छाई भी देखने को मिलेगी, बुराई भी देखने को मिलेगी। झगड़े भी बहुत होते हैं, ठीक है? और होप भी है। ओके, नाराज़गी भी है बहुत ज़्यादा और एक-दूसरे के ऊपर शक भी करते हैं और साथ में ट्रस्ट भी है। ओके, और देखें तो इंडिया का ही पार्ट थे पहले तो सभी, है ना? पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की, नेपाल, है ना? और भूटान, ये सब जो है इंडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं तो हमारा कल्चर भी थोड़ा-थोड़ा मिलता-जुलता है ना? बुद्धिज़्म भी है उनके यहाँ। तो हमारे देश से ही गए थे, ठीक है? बुद्धा का जन्म हुआ था। ओके, तो देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं कोएग्ज़िस्ट भी करती हैं हमारे जो साउथ एशिया वाले रीजन में। तो हम जो है एक क्वेश्चन पूछते हैं कि साउथ एशिया है क्या? ठीक है, साउथ एशिया में कौन से देश आते हैं? साउथ एशिया को हम क्या कह सकते हैं? तो इसमें बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ओके, तो ये कंट्रीज़ आती हैं। हमारे जो हिमालयाज़ हैं वो हमें नेचुरल फ्रंटियर्स हैं हमारे देश के जो देखिए अगर इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, ठीक है? कॉन्टिनेंट के फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हिमालयाज़ हैं जो कि यहाँ तक पूरे एक्सटेंडेड हैं, जो अंडमान निकोबार कहते हैं ना कि वही है सबमर्ज्ड है जो ऊपर पीक दिखती है तो वही है, ठीक है? तो ये हिमालयाज़ हो गए म्यांमार के साइड में अराकन्स माउंटेन्स भी है, यहाँ पर खिरतार और सुलेमान हिल्स है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है हमारा भारत, है ना? तो इसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। तो नेचुरल बाउंड्रीज़ हैं, वास्ट इंडियन ओशन है, एक ओशन का नाम जो है इंडिया के नाम पर रखा गया है। अरेबियन सी है इस तरफ, है ना? और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो नेचुरली हमारी जो है इतनी सारी बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं। तो हमारी लैंग्वेज की बात करें, डिफरेंट लैंग्वेज हमारे देश में 8th शेड्यूल में संविधान के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज़ हैं, जो कि ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ के तौर पर मानी जाती हैं। ठीक है? जो संविधान में मेंशन है। तो सोच रहे हो 22 लैंग्वेजेज़ को तो हमारा संविधान दर्जा दे रहा है, बाकी तो हमारे देश में 19,500 से ज़्यादा तो बोलियाँ बोली जाती हैं ना, एमएचए के सर्वे के अकॉर्डिंगली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस तो कई सारी चीजें देखने को मिलती है हमारे देश में भी और हमारे रीजन में भी, है ना? तो डिफरेंट कल्चर है, लोगों की डिफरेंट फूड है। अगर अपन नॉर्थ से साउथ में जाए, ईस्ट वेस्ट, तो हर जगह का एक यूनिकनेस देखने को मिलती है, कपड़े अलग अलग है ना, और जो फूड वगैरह और कल्चर, वहाँ के फेस्टिवल्स है ना, तो हमारे देश में तब तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं। तो बाउंड्रीज़ जो है इन रीजन की इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है? ईस्ट वेस्ट देखें अगर और नॉर्थ एंड साउथ देखें। अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार जो है उनको इंक्लूड किया जाता है डिस्कशन में, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है अगर म्यांमार और अफ़गानिस्तान की बात करें तो वो उनको भी इंक्लूड किया जाता है हमारे यहाँ डिस्कशन में, अगर साउथ एशिया की बात करते हैं। चाइना जो है पार्ट नहीं है इसका, पर एक जो है एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ठीक है? चाइना को साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता, पर फिर भी चाइना एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, ठीक है? चाइना जो है इंडिया के नेबर्स को अपनी अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान तो उसका हथियार है चाइना का, ठीक है? तो पाकिस्तान को जो है कर्ज़ा दे देकर पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है चाइना ने, जैसा पाकिस्तान को बोलेगा चाइना वैसा ही करता है ये, ठीक है? तो चाइना का भी इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है साउथ एशियन रीजन में। ओके, तो इस चैप्टर में जो है हम साउथ एशिया जो है उसके बारे में भी देखेंगे, जो 7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? साउथ एशिया जो है इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हर तरीके से हमको, और यहाँ पर जो एक जियोपॉलिटिकल स्पेस भी देखने को मिलता है, ओके? तो अब हम देखते हैं जो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में, तो इनके यहाँ सेम पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं है, ओके? पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि क्या डेमोक्रेसी है? क्या अथॉरिटेरियन रूल है? एक पर्सन सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है? किंगशिप है क्या? मोनार्की चल रही है। ठीक है? तो डिस्पाइट इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस है साउथ एशिया में, श्रीलंका और इंडिया बस है जो कि सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर के चल पाए हैं इंडिपेंडेंस के बाद में। क्या होता है कि इंडिपेंडेंस मिली, हमारे लीडर्स तैयार थे हमारे देश के कि भई जो है
क्या करना है, इंडिया में जो है हम डेमोक्रेसी लेकर के चलेंगे। उन लोगों ने पहले से ही अपना संविधान वगैरह थोड़ी-थोड़ी चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू कर दी थी, कि जब हम आज़ाद हो जाएँगे तो हम ऐसा जो है अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर के चलेंगे, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, है ना? तो हमें पता था कि हम जब आज़ाद हो जाएँगे तो हमारे देश में हमें किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम लेकर के चलना है। पर ये भी बात होती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम आपने शुरू किया है, क्या वो कंटिन्यू रह सकता है? ऐसा तो कई देश ने डेमोक्रेसी शुरू करी, पर वहाँ पर जो अथॉरिटेरियन रूल आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई, वहाँ पर एक पर्सन जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल करके बैठ जाता है। म्यांमार में भी डेमोक्रेसी थी, पर वहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया। जो पाकिस्तान में भी पहले उन्होंने डेमोक्रेसी शुरू की थी, पर वहाँ पर जो है रिलीजन सबसे ऊपर आता है, ठीक है? और जो है पाकिस्तान में भी मिलिट्री रूल आ गया था, कई बार उनकी मिलिट्री ने कैप्चर कर ली थी पावर। अभी बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन देखने को मिली कई बार, है ना? इंडिया और श्रीलंका बस ऐसी कंट्रीज़ है जो कि डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंस के बाद से डेमोक्रेसी को कंटिन्यू ले पाए हैं, चल पाए हैं, ठीक है? आप जो है और चीज़ें पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी के बारे में, जो नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है आपकी, ठीक है? तो पॉलिटिक्स जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आप पढ़ भी सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट सारी बनाई हुई है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है? तो पॉसिबल तो है कि कई सारे जो लिमिटेशंस भी हैं इंडिया की डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? डेमोक्रेसी जो है बेस्ट पॉसिबल देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी से अच्छा अभी कुछ है नहीं, ठीक है? तो डेमोक्रेसी ही काम चलाने के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है ना? तो हमें ये भी याद रखना होगा कि इंडिया जो है डेमोक्रेसी रही सिंस इंडिपेंडेंस के बाद से ही। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी आई फिर उसके बाद में मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिली। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो हमारे देश में, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट को सभी लोग मानते हैं और प्रॉपर ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, ठीक है? अपोज़िशन अगर हार जो जैसे कि रूलिंग पार्टी अगर हारती है तो वो प्रॉपर जो है अपनी पावर्स को छोड़ कर के हट जाते हैं उस पोस्ट से, है ना? सेम जो है श्रीलंका में भी देखने को मिला। ओके, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है उसमें जो है सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स जो हैं दोनों देखने को मिले, ठीक है? मतलब यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए डेमोक्रेसी भी रही और बाकी जो है यहाँ पर मिलिट्री रूल भी रहा। पाकिस्तान में तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ पर जो है इनका रिलीजन सबसे ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी बहुत अत्याचार होता है, ठीक है? बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन देख सकते हैं अपन, है ना? तो पोस्ट कोल्ड वॉर में जो है डेमोक्रेसी भी रही यहाँ पर और मिलिट्री वगैरह भी देखने को मिला। पाकिस्तान जो है पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर 1990 में खत्म हुई थी ना, जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ था। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में अंडर बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज़ शरीफ के अंदर, ठीक है? तो बाद में जो है यहाँ पर फिर से मिलिट्री कूप हो गया था 1999 में। ओके, तो यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट रही फिर से, ठीक है, 2008 तक। फिर 2006 में अगर देखें नेपाल की बात करें तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब किंग जो था और कॉन्स्टिट्यूशन भी था। किंग के अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही थी और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चल रही थी। बेसिकली किंग नाम मात्र का था, ठीक है? तो पर ये डेंजर भी दिख रहा था कि किंग जो है सारी की सारी एग्ज़ीक्यूटिव पावर को कंट्रोल करना चाहता था। किंग चाहता था सारी चीज़ें मेरे कब्ज़े में हो जाएँ। तो 2008 में जो है मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया नेपाल में और नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री निकल के आया, है ना? अब दोबारा से नेपाल में ये बात चल रही है तो किंग का रूल लेकर के आओ, ठीक है? ये जो पॉलिटिशियंस है बहुत करप्ट हैं, तो फिर से ये लोग ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है? इससे अच्छा तो हमारा देश है ना कंटिन्यू तो चल रही है डेमोक्रेसी, ओके? तो हम एक्सपीरियंस जो है नेपाल और बांग्लादेश का, तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक एक्सेप्टेड नॉर्म है कि हर कोई चाहता है। पीपल तो जो जनता होती है ना, वो चाहती है कि डेमोक्रेसी रहे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है उनके लिए, है ना? अगर अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा, तो फिर तो कुछ भी भई ये लोग कुछ भी करते रहेंगे, है ना? अगर एक पर्सन, एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे चाइना की बात करें, पर चाइना में एक चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, जो वहाँ के लीडर्स हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, है ना? कि उनको अपने देश को महान बनाना है, एकदम ग्रेट कंट्री लेकर के चलना है, तो भले ही वहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल है, पर वहाँ पे डेवलपमेंट भी तगड़ा है, अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हर चीज़ जो है देश को अपने आगे लेकर के चल रहे हैं। जब जो है रूलर्स सेल्फिश हो जाते हैं ना, तो जो अफ्रीका जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है? अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, देश का भला होगा तो लोगों का भी होता है ना? तो सिमिलर चेंजेस जो हैं हम छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे कि भूटान हो गया, भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रही, ठीक है, 2008 में।
तो लीडरशिप है यहाँ पर किंग की, तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी निकल के आई यहाँ पर। भूटान में तो अभी भी किंग है। कुंभ में उनके किंग ने जो विज़िट किया था ना, हमारे देश में आए भी थे। मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पर जो है सल्तनत थी 1968 तक, फिर जो है ये रिपब्लिक बन गया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आई। ओके, कई बार तो ये लोग जो है इंडिया के बेसिस पे इलेक्शन लड़ते हैं। अभी जो है मोइज़ू था, जो अभी जो न्यू प्रेसिडेंट निकल के आए थे मालदीव्स के, ये इंडिया आउट कैंपेन चला कर के ये जीत कर आए थे। ठीक है? तो ये लोग उल्टी-सीधी चीज़ें जो है ना, मतलब अगर डोमेस्टिक चीज़ें तो जो कंट्री के अंदर, जो देश के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ठीक है? फार्मर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पुअर फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नहीं है वुमेन के लिए, एजुकेशन पुअर है, हेल्थ खराब है, तो ये लोग ये डोमेस्टिक चीज़ों पर फोकस नहीं करते। ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल मुद्दा उठा लो, कोई कंट्री को ब्लेम करना शुरू कर दो और जो है फिर जनता बेवकूफ़ है, वो भूल जाएगी, नेशनलिज़्म के नाम पर वोट वगैरह मिल जाएँगे और फिर वो जीत जाएँगी, ठीक है? तो जून 2005 में पार्लियामेंट जो है मालदीव्स की, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी पार्टी सिस्टम। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, डोमिनेट करती थी पॉलिटिकल अफेयर्स में जो मालदीव्स के आइलैंड में, ठीक है? एमडीपी ने वॉन किए थे, इलेक्शन जीत गए थे 2018 में। तो मिक्स्ड रिकॉर्ड देखने को मिला है डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस का। जो जनता है, जो पीपल है सारी कंट्रीज़ में, वो चाहते हैं भई डेमोक्रेसी ही चाहते हैं ना, क्योंकि उनकी सुनी जाती है डेमोक्रेसी में। वरना अगर अथॉरिटेरियन रूल होगा तो उनका कोई नहीं सुनेगा। तो सर्वे करवाया गया, लोगों से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो बड़ी कंट्रीज़ जो हैं 5 उसमें करवाया गया, ठीक है? तो उसमें सपोर्ट देखने को मिला डेमोक्रेसी का इन कंट्रीज़ में। ऑर्डिनरी जो सिटीज़न होते हैं, रिच हो गए, पुअर हो गए, ठीक है? जो डिफरेंट रीजन से बिलॉन्ग करते हैं, रिलीजन से, ठीक है, डिफरेंट धर्म जो फॉलो करते हैं। आइडिया जो है ना डेमोक्रेसी का पॉजिटिवली है एंड सपोर्ट किया उसको, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, है ना? रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ करते हैं, जो हमारे एमपीज़ हो गए, जो नेशनल जो पार्लियामेंट है हमारी उस पे बैठते हैं। एमएलएज़ जो स्टेट में होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना? तो इन सबको हम वोट के थ्रू चुनते हैं, फिर ये लोग सब जाकर के बैठते हैं। वो बात अलग है कि हमारे देश के लोग जो हैं क्रिमिनल्स को वोट दे देते हैं, है ना? जो उनको फ्री का सामान बाँटता है उसको वोट दे देते हैं। ओके, बाकी जो है करप्ट जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं वही लॉ मेकर्स बन जाते हैं, है ना? जो क्रिमिनल्स बैठे हुए वो बन जाते हैं, ठीक है? पार्लियमेंटेरियन, और फिर वो लोग क्या करते हैं, जो कानून तोड़ने वाले हैं वही जाकर के कानून बनाते हैं। ओके, तो ये तो जनता की गलती है, डेमोक्रेसी अच्छी दी गई है उनके हाथ में जो वोटिंग की पावर है, पर लोग उसका यूटिलाइज़ेशन खराब तरीके से करें तो क्या करें, है ना? चाहे तो कोई अगर अच्छा कैंडिडेट ना हो तो नोटा को वोट दे दो ना, तो समझ में आ जाएगा भाई हमें कैंडिडेट तुम्हारे पसंद नहीं आ रहे हैं, ढंग के कैंडिडेट लेकर के आओ पढ़े-लिखे, कोई क्वालिफ़िकेशन तक नहीं है हमारे यहाँ, है ना? जो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, एक चपरासी भी बनना हो तो 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, इनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है? ग्रेजुएशन नहीं, चलो 10th 12th कुछ नहीं, अगर अनपढ़ गँवार भी हो तो भी बन जाओगे, है ना? तो पॉलिटिशियन के लिए भी कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट। आज 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हमारे यहाँ संविधान भी आ गया है और हमें डेमोक्रेसी भी मिल चुकी है, इतने साल हो गए हैं। एटलीस्ट कुछ तो क्वालिफ़िकेशन रखो, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो कि बैठते हैं, एमपी, एमएलए बनते हैं जो, है ना? उनके लिए कुछ तो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ओके, तो जो है डेमोक्रेसी को प्रेफ़र कर रहे हैं लोग, डेमोक्रेसी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं भई? उनको अकाउंटेबल होती है ना गवर्नमेंट उनके लिए, है ना? तो डेमोक्रेसी सूटेबल है उनके देश के लिए, ये सोचते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़माने की चीज़ें होती। वो बात अलग है कि नेता और पुलिस सब मिक्सचर रहते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ फ़ॉलो वगैरह नहीं करते हैं, है ना? तो वो बात अलग है, अब क्या ही कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें देखो तो कुछ और ही निकल के आता है। तो यहाँ पर जो है पहले ये माना जाता था कि डेमोक्रेसी जो है ना अमीर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बस फ्लरिश कर सकती है, ठीक है? पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री में भी डेमोक्रेसी की माँग बढ़ रही है ना? तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं है देश में। फिर भी हमारे देश में जो देखो हमारा देश कितना मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम थी, गरीबी थी, ठीक है? भुखमरी थी और लोग पढ़े-लिखे भी नहीं थे, लिटरेसी भी नहीं थी। फिर भी जो है हमारे देश में डेमोक्रेसी लाई गई। ओके, 1950 के जो 51 के जो इलेक्शन थे जनरल इलेक्शन उसमें। ओके। तो डेमोक्रेसी भई जो है डेवलपिंग कंट्री में भी चल सकती है, पुअर कंट्रीज़ में भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं फ्लॉज़ वहीं पर और फ्लरिश करेगी डेमोक्रेसी, ओके? तो यहाँ पर देखो इतने जो ये रीजन है यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को मानते हैं लोग कि डेमोक्रेसी चाहिए। बांग्लादेश में 69, 70, इंडिया में ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, कुछ चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप रहे, ठीक है? इतने 10 लोग जो 10% कुछ कह सकते हो आप। ओके, तो ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप होना चाहिए। कुछ लोग तो भाई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है? बस हमें खाने-पीने अच्छे से रहे, सिक्योरिटी वगैरह रहे, बस वो काफ़ी है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है
तो सूटेबिलिटी है, डेमोक्रेसी हमारे देश में सूट करेगी कि नहीं, है ना? सही है कि नहीं? तो साउथ एशिया में देखें तो 80 जो सूटेबल वाले इतने हैं, वेरी सूटेबल मतलब बिल्कुल कन्फर्म है कि हाँ, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए और मतलब थोड़ा-थोड़ा कि हाँ, ठीक है, चल जाएगी डेमोक्रेसी। तो ये इतने हैं, ठीक है? तो इंडिया और ये सारी कंट्रीज़ का सर्वे दिया हुआ है। ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है प्रस्तुत करते हैं, तो 2018 की रिपोर्ट है ये। इसमें बताया गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने सालों तक लोग जीते हैं, ठीक है? तो वो कितनी-कितनी है, जैसे वर्ल्ड में देखिए 72 अब तो बढ़ गई है, ठीक है? 77 कुछ हो गई है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 70 है और डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड का नहीं दिया क्या? हाँ, नहीं दिया डेवलप्ड कंट्री का, ठीक है। साउथ एशिया में देखिए 69 है। ओके, बांग्लादेश में 72 और इंडिया में 68 तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी गई है। एसडीजी जो 4 है, जो कि 4 गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि 2015 से लेकर के 30 तक के बीच में अचीव करने थे। ओके, तो इन गोल्स में कई सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि क्वालिटी पॉवर्टी को खत्म करना है, हंगर को खत्म करना है, ठीक है? और जो हेल्थ अच्छी करनी है, जो गोल 3 जो है हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, 4 जो है बात करता है क्वालिटी एजुकेशन की, 5th जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है ना? तो अच्छी-अच्छी चीज़ें जो इम्प्रूव करनी है सभी देशों को, तो वही बताया गया है। तो 4 जो है यहाँ पर एडल्ट लिटरेसी रेट बताया गया है, ठीक है? एनरोलमेंट रेशियो कितने लोग जो हैं सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन वगैरह ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है? पुरानी रिपोर्ट है, वैसे तो अब चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। ओके? तो इस सेंस में देखें तो साउथ एशियन जो एक्सपीरियंस तो किया है ना डेमोक्रेसी का और ग्लोबल जो जो लोग सोचते थे ना कि डेमोक्रेसी सिर्फ गरीब कंट्रीज में नहीं चल जो अमीर कंट्रीज में बस चल सकती है डेमोक्रेसी गरीब कंट्रीज में नहीं चल सकती। ओके, तो ग्लोबल इमेजिनेशन जो है लोगों का बढ़ गया है दायरा सोचने का भी है ना। तो हम जो है एक्सपीरियंस देखेंगे डेमोक्रेसी का जो हमारी 4 बिग कंट्रीज है ना इंडिया पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया इन सब की सिचुएशन देखेंगे हम। ओके, कि यहाँ पर डेमोक्रेसी वगैरह कैसी रही। टाइमलाइन दी गई है साउथ एशिया की ये भी देख लो भाई थोड़ा सा है ना। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट नेशन निकल के आए, ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और जो है इंडिया में से ही पाकिस्तान निकल के आए। इस तरफ जो है ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि प्रेजेंट टाइम पर आज बांग्लादेश है, 1971 में जो है वॉर में ये क्रिएट हुआ था। यहाँ पर जो है पाकिस्तान है। ओके, तो पहले तो भई डबल थ्रेट था, है ना? दोनों तरफ से टेररिज़्म फैलता था। ओके, तो 1948 में श्रीलंका जो है वो आज़ाद हुआ, साइलोन कहते थे श्रीलंका को पहले, ठीक है? इंडो-पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था 1948 में कश्मीर के ऊपर, है ना? तो इंसर्जेंट जो हैं, कई सारे जो हैं टेररिस्ट जो है भेज दिए थे इन्होंने, इन्फिल्ट्रेटर्स भी कहते हैं, कि जो पाकिस्तान ने कश्मीर में, ठीक है? ताकि कब्ज़ा कर सके, वहाँ पे लोगों को मारा गया। बारामुल्ला मैसेकर कहते हैं ना? बारामुल्ला मैसेकर भी हुआ था ना इसी टाइम पर। 1954-55 में पाकिस्तान ने जॉइन कर लिया था कोल्ड वॉर मिलिट्री। हमने जॉइन नहीं किया था, हम जो है नैम का पार्ट बन गए थे 1961 में नैम जो है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें जो है कोई भी जो नई-नई कंट्रीज़ आई थी ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कह रहे थे जिनको, जो कोलोनियलिज़्म से आज़ाद होकर आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया था, बोला था हमें ना यूएसएसआर का ग्रुप जॉइन करना है ना ही हमको यूएस की अलायंस जॉइन करना है। यूएस का जो है नेटो था, इनका जो था क्या सॉरी वॉर्सो पैक्ट हाँ, तो मिलिट्री अलायंस बनाई हुई थी, बाकी जो है सैटेलाइट स्टेट अपने क्रिएट कर रहे थे। इसलिए ना पाकिस्तान ने क्या किया था यूएस को जॉइन कर लिया था। तो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की थी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि जिसमें इंडस झेलम और चेनाब जो है पाकिस्तान को दिया गया वाटर का यूज़ करना, बियास, रावी और सतलज जो है इंडिया को दिया गया। 1962 में जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाइना ने डबल साइड से इंडिया के ऊपर में अटैक कर दिया था। इंडिया का अक्षाई चिन्ह वाला पोर्शन भी कैप्चर कर लिया था। 1965 में जो है पाकिस्तान ने सोचा 1962 में चाइना तो अटैक किया ही था, हम भी कर लेते हैं, हम भी खींच लेंगे कुछ पोर्शन इंडिया से। पर यहाँ पर जो है पाकिस्तान हार गया था फिर। तो यूएन जो इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन भी सेटअप किया गया, ठीक है? और जो है भेजा गया था पीस फोर्सेस वगैरह। 1966 में जो है इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट। 1965 के बाद में जो है उज़्बेकिस्तान में गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो गए थे ताशकंद में एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने, फिर उनकी जो है डेथ हो गई थी वहाँ पर, है ना? फिर 6 पॉइंट प्रपोज़ल निकल के आया शेख मुजीबुर रहमान का, ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते थे ये ईस्ट पाकिस्तान की, ठीक है? मतलब ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी दे रहे थे ये। शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश में इनको शेख हसीना के जो पिताजी हैं ये, तो इनकी वजह से ही जो 1971 में जो है इन्होंने लैंग्वेज के लिए जो है वॉर वगैरह हुई,
पाकिस्तान ने अत्याचार किया ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, फिर बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, इंडिया के साथ में वॉर हो गई थी फिर, है ना? तो 1971 में प्रोक्लेमेशन हुआ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के लीडर ने बोल दिया हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। अगस्त में इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी फ्रेंडशिप। इस टाइम पर यूएसए जो है पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है यूएसएसआर के साथ में जो है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। तो यूएसएसआर ने हमें सपोर्ट किया था 1971 की वॉर में। दिसंबर में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई और बांग्लादेश आजाद हो गया। ठीक है, 1972 में इंडिया पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट साइन किया। 1974 में मई में जो है स्माइलिंग बुद्धा जो टेस्ट किया गया था, ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया था हमने कि हम जो है न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ता है ना, जब फिर तभी तो कैपेबिलिटी पता चलेगी कि हाँ ठीक है, न्यूक्लियर बम बन गया है ना? 1976 में जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह सब ठीक है। अब नई कंट्री तो बन ही गई थी, फिर जो है इनकी टाइज वगैरह भी इन्होंने अपने रिश्ते सुधारे। 1985 दिसंबर में साउथ एशियन रीजनल जो एसोसिएशन जो शुरू किया गया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्टर जो है सबमिट की गई ढाका में बांग्लादेश में। तो साथ बनाया गया था कि जो है क्या करेंगे, जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं तो वो लोग साथ में कोऑपरेशन करेंगे, ट्रेड वगैरह जैसे यूरोपियन यूनियन नहीं आपस में ठीक है मिलजुल के काम करते हैं, वैसे ही ट्रेड वगैरह करेंगे। ओके, पर ये काम-वाम कुछ चला नहीं। पाकिस्तान ना चिढ़ता है इंडिया से, तो इंडिया का जो है कुछ भी काम नहीं होने देता है, ठीक है? तो ट्रेड वगैरह भी नहीं करना है इनको, ओके टेररिस्ट फैलाना है, ऊपर से कहता है चाइना को ऐड कर लो, चाइना को ऐड कर लो। 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया गया था, इंडियन पीसकीपिंग फोर्स गई थी ऑपरेशन किया श्रीलंका में, ठीक है? तो श्रीलंका में भी जो है तमिलियन पॉपुलेशन के साथ में जो है क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ना पहले जो है प्लांटेशन का काम किया करते थे, तो कई सारे जो साउथ इंडिया के जो लोग थे ना, उनको प्लांटेशन के लिए लेकर के गए थे श्रीलंका में। तो उनको समझ में आया एजुकेशन वगैरह कैसी है, वहीं पर रहने लगे, ठीक है? वो लोग बस गए थे फिर वहाँ पर, ठीक है? तो श्रीलंका को भी आज़ादी मिली, लोगों ने सोचा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे ये वो, तो अच्छी खासी बैलॉक कम्युनिटी बन गई थी वहाँ पर। जो तमिलियंस थे अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हर जगह वो लोग थे। तो सिन्हालास कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में थी वहाँ पर, तो उनको ये सारी चीज़ें खटक रही थी, तो वही मेजॉरिटी कम्युनिटी आपस में भिड़ गई। ठीक है, सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया। तो वहाँ पर जो है फिर लड़ाई झगड़े होने लगे, सिविल वॉर हो गई थी। तो इंडिया ने फिर हेल्प की थी जो श्रीलंका की, ठीक है? और जो श्रीलंका जो था उन्होंने वादा किया था कि ठीक है 13th अमेंडमेंट करेंगे हम और जो है तमिलियन पॉपुलेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वगैरह दी जाएगी। ओके, ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो अपने रीजन में अच्छे से गवर्नेंस कर सकें, है ना? 1988 में जो है इंडिया ने जो ट्रूप्स भेजे थे मालदीव्स में, तो मालदीव्स में ना वहाँ पर जो है उनकी मर्सनरीज़ जो सोल्जर्स जो थे उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी पावर। वही मिलिट्री कूप जो होता रहता है, मिलिट्री जो है पावर कैप्चर करने की कोशिश करती है पॉलिटिकल पावर, तो ये भी देखने को मिला था मालदीव्स में। ओके, इंडिया और पाकिस्तान जो है तो इंडिया ने हेल्प की थी ताकि ये सारी सिचुएशन ना देखने को मिले। इंडिया पाकिस्तान ने 1988 में एग्रीमेंट साइन किया था कि हम अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी है एक दूसरे की कंट्री में वहाँ पर, ठीक है? 1988 से 91 में डेमोक्रेसी आई दोबारा से पाकिस्तान में और बांग्लादेश में एंड नेपाल में, ठीक है? तो इनके यहाँ डेमोक्रेसी आती-जाती रहती है। 1996 में जो इंडिया और बांग्लादेश ने साइन किया फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर्स को शेयर करने के लिए जो है फरक्का ट्रीटी साइन की गई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। 1998 में जो इंडिया पाकिस्तान ने कंडक्ट किए थे न्यूक्लियर टेस्ट। हमारे यहाँ जो टेस्ट हुआ था ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था इसको। फिर इंडिया जो है एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था, बाद में फिर पाकिस्तान भी बन गया था। इंडिया और श्रीलंका जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इन्होंने। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसके तहत क्या होता है कि हम जो सामान लेकर के आएँगे श्रीलंका से या फिर हमारा श्रीलंका में सामान जाएगा तो हम उसमें जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं ना, टैरिफ्स कहते हैं उसको। कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत कम लगाएँगे या फिर नहीं लगाएँगे। 1999 में फरवरी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बस जर्नी की थी लाहौर में, पीस डिक्लेरेशन साइन किया था। जो फरवरी में देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर की विज़िट हुई ताकि जो रिलेशन वगैरह सुधार सके, फिर बदतमीज़ी काट दी पाकिस्तान ने, ठीक है? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ओके? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर फिर हराया, ठीक है, पाकिस्तान को। 2001 में जुलाई में वाजपेयी मुशर्रफ आगरा सबमिट हुई। ओके, 2004 में जो है साफ्टा साइन किया गया साउथ एशिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलाने के लिए, पर कोई काम का नहीं रहा, ठीक है? तो फिर 2007 में अफ़गानिस्तान ने सार्क को जॉइन किया। अफ़गानिस्तान तो भई क्या ही बोले, तालिबान का कंट्रोल, वुमेन की जो हालत बहुत खराब है वहाँ पर, है ना? ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है बहुत ज़्यादा। 2014 में जो 18th सार्क समिट हुई थी काठमांडू, नेपाल में और कोई काम का बच्चा नहीं है सार्क, ठीक है? तो ये लोग अच्छे से चला के लेकर के चलते ही नहीं है, कोऑपरेशन करना ही नहीं चाहते साथ में।
द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसके बाद में जनरल अयूब खान जो थे ना, उनने एडमिनिस्ट्रेशन लिया कंट्री का, ठीक है? और फिर जो है अपने आप को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, हाँ। फिर ना क्या हुआ कि ऑफिस जो था, उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे ना, ठीक है? जनरल अयूब खान ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था, ओके? फिर उसके बाद में इनके रूल को लोग पसंद नहीं कर रहे थे, तो डिससैटिस्फैक्शन था, तो इनको ऑफिस छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ, मिलिट्री ने फिर ये क्या हो गया? मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया अंडर द जनरल याहा खान, ठीक है? तो याहा खान आ गए, अब ये मिलिट्री के गवर्नर जो भी थे, ठीक है? मिलिट्री के रूलर, सॉरी, मिलिट्री जनरल थे, तो याहा खान का मिलिट्री रूल लग गया। ओके, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी गई गड्ढे में। ओके, पाकिस्तान ने फेस किया बांग्लादेश का क्राइसिस 1971 में, है ना? ये लोग क्या कर रहे थे, पाकिस्तान वाले जो है उर्दू लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पर सारी की सारी जो है, अगर बात करें एजुकेटेड अच्छे खासे लोग रहते थे। ओके, और पॉलिटिकल पावर जो थी वेस्ट पाकिस्तान के पास में थी, इनके ऊपर सारी चीजें थोपी जाती थी। जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो इनको इनके खिलाफ जो है मिलिट्री ने बहुत अत्याचार किया 1971 में। तो बहुत सारे करीब 80 लाख लोग जो है हमारे देश में आ गए थे। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया और फिर जो है मुक्ति वाहिनी बनाई थी, ओके, जो कि बांग्लादेश के लोगों को ट्रेनिंग दी ताकि वो जो है अपने देश के लिए फाइट कर सके, और फिर जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई और फिर बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ। ईस्ट पाकिस्तान निकल गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बांग्लादेश। ओके, तो फिर इसके बाद में जो है नए इनके जो गवर्नमेंट आई, लीडरशिप थी जुल्फिकर अली भुट्टो की, ठीक है? तो ये रहे पाकिस्तान में 1971 से लेकर के 1977 तक। भुट्टो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें इसको ना, तो इनको हटा दिया गया और जनरल ज़िया उल हक आ गए 1977 में। ओके, जनरल ज़िया जो थे, ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला 1982 तक, ठीक है? फिर उसके बाद में इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई और फिर से इनके यहाँ डेमोक्रेसी आ गई, लीडरशिप थी बेनज़ीर भुट्टो की। इस पीरियड में ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो थी, कॉम्पिटिशन में थी पार्टी और पाकिस्तान की पीपल पार्टी के बीच में, एंड जो इनके जो मुस्लिम लीग थी, ओके, तो ये लोग सबका की कॉम्पिटिशन चल रहा था कि कौन आएगा पावर में। तो ये जो फेज़ था इलेक्टेड डेमोक्रेसी जो है ना 1999 तक रहा, फिर आर्मी आ गई, फिर से जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो उन्होंने रिमूव कर दिया जो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को। 2001 में जो है जनरल मुशर्रफ जो थे, उन्होंने पावर कैप्चर कर ली फिर से, अपने आप को इलेक्टेड बता दिया कि हम हैं अब, ठीक है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के। पाकिस्तान जो था आर्मी के द्वारा रूल किया जा रहा था। ओके, आर्मी का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना? देश की सिक्योरिटी को देखना। ओके, एक्सटर्नल जो कोई वॉर वगैरह कुछ ना हो, है ना? ये सारी चीज़ों को देखना। पर यहाँ पर जो है आर्मी क्या कर रही है? आर्मी यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स कैप्चर कर रही है। ऐसे ही म्यांमार में भी होता है, वहाँ पर भी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा कर के मिलिट्री कूप हो जाता है। ओके, तो वहाँ की मिलिट्री जनता रूल कर रही है और लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। यही सेम चीज़ पाकिस्तान में देखी जाती है। पाकिस्तान में जो है आज भी अगर देखें ना, तो पीछे से मिलिट्री सब कुछ करती है, ठीक है? ये आर्मी वाले ही जो हैं ये प्रोटेस्ट वगैरह, सॉरी, ये जो टेररिस्ट वगैरह को छोड़ते हैं, ओके, हमारे देश पर। आर्मी रूलर्स जो हैं ये लोग अपने आप को इलेक्शन मतलब करवाते हैं और डेमोक्रेटिक इमेज देने के लिए, ठीक है? इलेक्शन करवाना, इलेक्शन तो हर कोई कंट्री करवा ले, पर क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है उसमें? तो इलेक्शन को भी जो है अपने तरीके से मैनिपुलेट करके अपने आप को जिता देते हैं ये लोग, ठीक है? 2008 से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स जो थे, वो रूल कर रहे हैं पाकिस्तान को, पर पीछे से जो है आर्मी ही रूल करती है यहाँ पर। तो कई सारे फैक्टर्स थे जो पाकिस्तान का फेलियर देखने को मिला, एक स्टेबल डेमोक्रेसी ये मेंटेन नहीं कर पाया, यहाँ पर फेलियर देखने को मिला। ठीक है, सोशल डोमिनेंस जो था मिलिट्री का, एक तो मिलिट्री का बहुत ज़्यादा ना, मिलिट्री के जो लीडर्स थे, जनरल वगैरह, उनमें भूख थी पॉलिटिकल पावर की, ठीक है? क्लर्की वगैरह जो इनके जो रिलीजियस जो होते हैं ना लीडर्स, वो भी जो है पॉलिटिक्स के जो इसमें घुसने लगे थे, ठीक है? और जो एरिस्टोक्रेसी, कुछ लोग जो अमीर लोग होते हैं ना, वो भी पावर ले रहे थे। ओके? तो ये सब इनकी वजह से क्या हुआ, ओवरथ्रो हो गया, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, जो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया गया और मिलिट्री गवर्नमेंट लेकर के आ गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा इंडिया के साथ में, तो प्रो मिलिट्री ग्रुप जो थे ना, बहुत पावरफुल थे इसमें। तो मतलब कि ये क्या करते हैं, कश्मीर मुद्दा हमेशा उठाते हैं पाकिस्तान वाले। इनके देश में कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, इंटरनली देखो, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, गरीबी है, भुखमरी है, ढंग से एजुकेशन नहीं मिलती लोगों को, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। और ये सारे मुद्दे इनके गए खेत में, बाकी सब ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाएँगे, सिक्योरिटी का इश्यू उठाएँगे और फिर क्या करेंगे, इसके इसके जो तवे पे इस पे रोटी सेकते हैं ये लोग, ठीक है?
इस मुद्दे को उठा-उठा के आर्मी वाले अपने आप को बोलते हैं कि हमारी ज़रूरत है, ओके। तो ये जो ग्रुप है क्या बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और जो डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान की, ये सब जो है फालतू की चीज़ें हैं, ओके। इसमें बहुत गड़बड़ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। सेल्फिश माइंडेड जो पार्टीज़ होती हैं और ये जो उथल-पुथल वाली जो डेमोक्रेसी है, इसकी वजह से क्या होता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कहते हैं वो मिलिट्री वाले, ओके। और कहते हैं कि आर्मी का जो है पावर में रहना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो इस तरीके की बातें करते हैं। बेसिकली अपने रूल को जस्टिफाई करते हैं, ओके। तो कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे हमारे देश में भी कई सारे राजा-महाराजा थे, तो महाराजा, अधिराजा, ठीक है, देवदूत, ज़माने भर के टाइटल जो हैं लिया करते थे। अपने आप को जो है कनेक्शन दिखाते थे गॉड के साथ में, ताकि उनके रूल को लेजिटिमेसी मिल जाए, वो जायज़ हो जाए, ठीक है, जनता उसको माने। तो ये लोग भी क्या करते हैं इसको अपने रूल को जो है लेजिटिमेट बताने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। डेमोक्रेसी जो है उतनी फुली सक्सेसफुल तो नहीं रही पाकिस्तान में, पर वहाँ पर ना फिर भी प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट है कंट्री में, लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रहे। पाकिस्तान जो है करेजियस है, मतलब पाकिस्तान करेजियस नहीं है, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले जो लोग हैं, मूवमेंट वगैरह चलता है वहाँ पर भी, और फ्री प्रेस वगैरह है, वो लोग बात करते हैं थोड़ी-बहुत, है ना? मतलब पाकिस्तान तो करेजियस नहीं है, ठीक है? तो लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिलता है, डेमोक्रेटिक रूल पाकिस्तान में क्या होता है मुस्लिम कंट्रीज़ में ना ये ज़्यादा, जैसे मिडल ईस्ट में बात की जाती है, यूएस जो है कभी भी वहाँ पर डेमोक्रेसी सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे हर जगह डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चिल्लाता फिरता है, तो पर वहाँ पर डेमोक्रेसी सपोर्ट नहीं करता मिडल ईस्ट में, क्योंकि मिडल ईस्ट में है ऑयल रिज़र्व, ठीक है? अगर वहाँ पर जो स्टेबिलिटी आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, ठीक है? वहाँ पर जो है अगर सारे देश मिल-जुल कर अच्छे से रहने लगेंगे, तो फिर सस्ते में ऑयल नहीं मिलेगा ना, ठीक है? तो अपने हथियार वगैरह दिखाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी फिर ज़्यादा, ओके? तो वहाँ पर जो है ये डेमोक्रेसी नहीं जो प्रमोट करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी जो है कोई सपोर्ट नहीं मिलता डेमोक्रेसी को, ठीक है? तो हमारे देश में कौन-सा मिलता है ना? तो डेमोक्रेसी तो वो है लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है डेमोक्रेसी, और जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ओके? न जो अभी नहीं साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मिलिट्री रूल लगाने की कोशिश की थी, तो जनता जो है सड़क पे उतर आई थी, ठीक है? मिलिट्री के खिलाफ। तो जनता के ऊपर भी रहता है कि वो किस चीज़ को, मतलब अगर लोग ऐसे ही हैं बस हाँ, ठीक है चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो, फिर क्या ही है ना? तो मिलिट्री डोमिनेंस बना रहता है पाकिस्तान में। यूएस हो गए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ना, ये क्या करती है एनकरेज करती हैं कि हाँ, मिलिट्री का अथॉरिटेरियन होना चाहिए। ये लोग क्या एनकरेज करते हैं कि अथॉरिटेरियन रूल होना चाहिए, अपने रीज़न के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे ही चाइना भी जो है अपने फ़ायदे के लिए, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखती है, ठीक है? तो गिवन कि फ़ियर रहता है, थ्रेट है, ठीक है, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज़्म ना हो जाए, मतलब कि ये क्या बोलते हैं वेस्ट वाले कि भई वहाँ पर तो टेररिज़्म है, ओके, अगर टेररिस्ट के हाथों अगर गवर्नमेंट चलने लगी, तो उनके हाथों लग जाएँगे क्या? उनके हाथों में जो न्यूक्लियर आर्सेनल लग जाएँगे, और फिर क्या होगा? इसकी वजह से टेररिस्ट ग्रुप ना कहीं भी अटैक कर देंगे ना, यूएस का ट्रेड सेंटर नहीं उड़ा दिया था ओसामा बिन लादेन ने, ठीक है? तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसलिए ये लोग अपने रीज़न के लिए कि भई कहीं टेररिस्टों के हाथों में ना लग जाए न्यूक्लियर बॉम्ब, ओके? तो इसलिए वो लोग सपोर्ट करते हैं जो मिलिट्री रिजीम को पाकिस्तान में। तो जो मिलिट्री रिजीम है वो प्रोटेक्ट करती है, उसको देखते हैं कि वो प्रोटेक्ट करेगी जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है ना वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया का। पर अभी ना इन लोगों को, मतलब पाकिस्तान को तो ध्यान कोई दे नहीं रहा है, ठीक है? सबको चाइना के ऊपर दिख रहा है, चाइना का राइज़ दिख रहा है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो चाइना। यूएस को डर लग रहा है कि यूएस से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए चाइना, है ना? तो यूएस चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो इंडिया का सहारा लेता है वो, ठीक है? अब डेमोक्रेसी देखते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से लेकर के 1971 तक। ये जो पार्टीशन हुआ, ठीक है? तो बंगाल, असम जो इसका कुछ-कुछ एरिया लेकर के फिर जो है ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। पीपल जो थे इस रीजन के, ये ना मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी इनके अंदर, गुस्सा भी था, जो पाकिस्तान का जो डोमिनेंस देखने को मिलता था, और उर्दू लैंग्वेज उनके ऊपर थोपी जाती थी। लैंग्वेज बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। सिंहलीज़ लैंग्वेज जो है तमिलियन के ऊपर थोपी थोपी गई थी, सॉरी, तमिल लैंग्वेज जो है तमिलियन की थी, तो उनके ऊपर क्या सिंहलीज़ लैंग्वेज थोपी जा रही थी। तो यहाँ पर भी जो है सिविल वॉर निकल के आ गई थी, लोग लड़ने लगे थे आपस में। हमारे देश में भी जो है जो तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन साहब, तो वो लोग क्या करते हैं जो हिंदी का जो मुद्दा उठाते हैं कि हिंदी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, ठीक है? तो लैंग्वेज की वज़ह से कई सारे इश्यू देखने को मिलते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पर एक कंट्री क्रिएट हो गई, लैंग्वेज थोपी जा रही थी इनके ऊपर। तो पार्टीशन के बाद में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे यहाँ पर। एक तो ना बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता था, इनको सबॉर्डिनेट की तरह देखा जाता था, है ना? इनके साथ में गलत तरीके से जो
और क्या करते थे बंगाली कल्चर हो गया, बंगाली कल्चर और लैंग्वेज वगैरह सबको जो है एकदम भेदभाव सा करना, है ना? तो वहाँ पर वैसे भी रिलीजियस जो रूल था, ओके? तो रिलीजन को सबसे ऊपर मान रहे थे, दूसरे कल्चर कम्युनिटी वालों को सबको मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे ये लोग, ठीक है? तो ये लोग क्या करते थे डिमांड कर रहे थे फेयर रिप्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में सारी की सारी पॉलिटिकल पावर जो है वेस्ट पाकिस्तान रखा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान वालों को कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं थी। तो ये लोग भी चाहते थे भाई हमारी भी रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिक्स में, है ना? तो शेख मुजिबुर रहमान जो थे जो ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश, ठीक है? तो यहाँ पर शेख मुजिबुर रहमान थे, इन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल किया, ठीक है? अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करना गलत तो नहीं होता ना? तो वेस्ट पाकिस्तानी जो डोमिनेंस था, ये लोग क्या कर रहे थे इनके ऊपर अत्याचार करते थे वेस्ट पाकिस्तान जो थे ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। तो यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट होने लगा बांग्लादेश में, ओके। तो इन्होंने डिमांड किया कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए भई, हमारी भी कुछ जो राइट्स हैं, आप इस तरीके से हमारे ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकते। 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान में जो है अवामी लीग जो शेख मुजिबुर रहमान की थी, तो ये जो है जीत गए, ठीक है? ईस्ट पाकिस्तान में इनकी सारी सीट मिल गई इनको, ओके। इनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी भी रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, पाकिस्तान की। तो अगर वो जीते हैं तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। बट जो गवर्नमेंट जो वेस्ट पाकिस्तान में थी, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान आप समझ रहे हो ना, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना है बाद में। तो यहाँ पे जो शेख मुजिबुर रहमान थे, इनकी पार्टी थी अवामी लीग। तो ये जो है जीत गए थे यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे थे इस जीत को, ठीक है? इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारी जो जीत है, ओके। शेख मुजिब जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? उनको अरेस्ट कर दिया और जो मिलिट्री जनरल जो थे, याहा खान जो वहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी जो थी, उन्होंने मारा-पीटा इन लोगों को, बंगाली जो पीपल थे, ठीक है? ईस्ट पाकिस्तान में थाउज़ेंड हज़ारों लोगों की जान गई थी भई, लाखों की भी गई होगी, थोड़ी ना ये लोग बताएँगे, ओके? 80 लाख लोग तो हमारे देश में आ गए थे रिफ्यूजी बन के, ओके? तो हमारे आस-पास में असम में हो गया, हमारे असम में, वेस्ट बंगाल में, हमारे जो हमारे आस-पास के स्टेट्स थे ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आ गए थे, ठीक है? बहुत सारा माइग्रेशन हो गया था इंडिया में, तो एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम हमारे देश में क्रिएट हो गई थी। बताओ, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वेस्ट बंगाल साइड और इतने सारे लोग जो आ गए थे, है ना? तो ऑलरेडी हम रह रहे हैं और बाहर से कोई हमारी जगह में आकर रहने लगे, तो रहना, खाना, स्कूल, सिक्योरिटी कितनी सारी चीज़ें देनी होती है। एक कोई इंसान रहता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें लगती है ना? तो इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करता है इंडिया? गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने सपोर्ट किया, जो डिमांड करे थे ना ईस्ट पाकिस्तान वाले, उसको सपोर्ट किया। भाई ये लोग सही कह रहे हैं, उनको बोला कि हाँ, तुम दे दो इंडिपेंडेंस। तो इनको मिलिट्री जो हमने मिलिट्रीली और फाइनेंशियली हेल्प किया ईस्ट पाकिस्तान वालों को, तो इसकी वजह से जो वॉर थी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई 1971 में, सरेंडर कर दिया पाकिस्तानी 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, ठीक है? जो ईस्ट पाकिस्तान में जो है, तो फॉर्मेशन हो गया बांग्लादेश का, ओके। इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी, इंडिया जीत गया, 93,000 ने सरेंडर किया, ओके। और इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बांग्लादेश। अब जिस डेमोक्रेसी को उन्होंने प्रोटेस्ट करके पाया है, वहीं के जो लीडर्स थे, वहीं की जो मिलिट्री है ना पाकिस्तान जो सॉरी बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, आज के टाइम पर वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जो मॉन्यूमेंट्स थे 1971 के वॉर के, वो सारी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है वहाँ पर। जो इंडिया का कॉन्ट्रिब्यूशन था, वो सब कुछ मिटाया जा रहा है, ठीक है? और जो वहाँ पर जो शेख हसीना है ना, शेख मुजिबुर रहमान की बेटी, उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया है बांग्लादेश में। फिर से वही पाकिस्तान वाली राह चल रहा है। चाइना की गोद में, पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ जाएगा बांग्लादेश, फिर भिखारी हो जाएगा, जैसे श्रीलंका हो गया था। श्रीलंका ना पूरा कटोरा आ गया था उसके हाथ में, तो चाइना के कर्ज़े में इतना डूब गया था, ठीक है? बाद में जो है समझ में आया, तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे वहाँ पर, फिर इंडिया ने हेल्प की, आईएमएफ ने हेल्प की, तब जाके वो निकल पा रहे हैं थोड़ा बहुत। अब इंडिया से बहुत अच्छे रिश्ते रखने लगे, ठीक है? अभी-अभी की बात है, पुरानी बात नहीं है। अभी देखो, अभी ये बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन बन रही है, अभी कुछ दिनों में इनको भी समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो ये था बांग्लादेश जो था, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इन्होंने सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं, देख रहे हो माइनॉरिटी के साथ में अत्याचार होता है वहाँ पर बांग्लादेश में। आज के टाइम पर हिंदू माइनॉरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ऑपरेशन सहन कर रहे हैं, ठीक है? और सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहाँ चली गई इनकी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो मिलिट्री रूल आ गया फिर से, ठीक है? मिलिट्री ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था, फिर एक टेम्परेरी जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है, किसके अंडर है वो? एक लीडर हैं, उनके अंदर है, ठीक है? तो 1975 में शेख मुजीब जो थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, शिफ्ट कर दिया पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बना ली, ओके। इन्होंने अबॉलिश कर दी सारी पार्टी एक्सेप्ट अवामी लीग। अवामी लीग को लेकर के सारी पार्टीज़ जो है खत्म कर दी, ओके। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट तो टेंशन हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब तुमने सारी पार्टीज़ खत्म कर दी, अपनी पार्टी को छोड़ कर के, है ना? तो कॉन्फ्लिक्ट तो टेंशन बन गया, ठीक है? ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट होने लगे वहाँ पर, असैसिनेट जो इनको ना मिलिट्री ने मार दिया था 1975 में।
इनको असैसिनेट कर दिया गया था। जब किसी इम्पोर्टेंट जो पर्सनैलिटी है उसको उनको मार दिया जाता है ना, तो असैसिनेशन कहते हैं उसको। तो न्यू मिलिट्री रूलर जो थे ज़ियाउर रहमान, तो उन्होंने फ़ॉर्म किया, फिर बांग्लादेश में इनका कब्ज़ा हो गया। देख रहे हो? तो लीडर को मार दिया, बांग्लादेश में फिर से मिलिट्री का कब्ज़ा हो गया। नेशनल पार्टी जो थी, इनका इलेक्शन जीता इन्होंने 1971 में। तो उनको असैसिनेट किया और फिर से दोबारा से मिलिट्री टोक देखो एक-दूसरे को मार-मार के ये लोग, पहले नहीं होता था राजा-महाराजा के जो बेटे होते थे, वो मार-मार के एक-दूसरे को जो रूलर बनते थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिली है, लीडरशिप रही इनकी, ठीक है? तो पीपल जो थे दा बांग्लादेश के, तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, डिमांड किया डेमोक्रेसी का। लोग चाहते थे डेमोक्रेसी हो। स्टूडेंट्स ना सामने आ गए थे। इरशाद जो था उसको फोर्स कर दिया कि तुम अलाउ करो पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन लिमिटेड स्केल। जो इरशाद जो लीडरशिप में था ना, जो प्रेसिडेंट बना घूम रहे थे वो, तो उनको ना फ़ोर्स कर दिया गया कि भई तुमको अलाउ करनी ही पड़ेगी पॉलिटिकल एक्टिविटी हम देश में, ठीक है? तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, तो इनको अलाउ करनी पड़ी। लेटर जो है इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, मास पब्लिक प्रोटेस्ट बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इरशाद जो है फिर हट गया था, ठीक है? 1990 में। इलेक्शन हुए 1991 में, उसके बाद से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रही, मल्टी पार्टी इलेक्शन भी होते रहे बांग्लादेश में। ओके, तो यहाँ पर भी मिलिट्री रूल रहा। अब फिर से ये सिचुएशन जो है अभी बुक में ऐड नहीं किया है, ठीक है? तो अभी फिर से वही वाली सिचुएशन बनी है बांग्लादेश में। मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया था और फिर जो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई वहाँ पर। अब जो नेपाल से है ना, हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।